हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स के लिए आज का सेकंड पेपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दूसरे प्रश्न पत्र के लिए आपका जो मॉडल पेपर है आ चुका है आपके लिए। सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा है, ठीक है, इसको संपूर्ण जीवन का है। शिक्षा को संपूर्ण जीवन का है किसने? स्पेंसर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर, और लॉन्ग आंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या है 2, पर्यटन विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यटन विधि से, ठीक है, बच्चों को लाइव सजीव चीजें दिखाना, ठीक है, पर्यटन के माध्यम से। तो इस चीज से किसका विकास होता है छात्रों के अंदर? तो निरीक्षण का अवलोकन करना। ठीक है, कोई भी चीज निरीक्षण कर रहे हैं उसका अवलोकन करना, इस विधि का यहाँ पर विकास होता है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण के अवलोकन का। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ठीक है, जो शिक्षा है इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सुकरात विधि किसे कहते हैं? ठीक है, जो सुकरात ने विधि दी थी उस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि सुकरात की जो विधि है उसे प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। ठीक है, कौन सी विधि कहा जाता है? जो प्रश्नोत्तर विधि थी ये सुकरात ने दी थी। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है 5, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु बालक को मानकर शिक्षा दी जाती है, तो ऐसी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आखिर क्या होता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण यानी कि हर तरीके से बच्चे का विकास करना ही क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? ठीक है, छात्रों को कौन सा ज्ञान है, ठीक है, उनको कौन सा पहले से ज्ञान है, इसकी जानकारी लेने हेतु जिस शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है उस शिक्षण कौशल का नाम क्या है? तो आप बताएंगे उसे हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 7, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कौन सी थी? ठीक है, जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी वो कैसी थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, क्या शिक्षक केंद्रित थी या बाल केंद्रित थी या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित थी या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी? ठीक है, तो जो प्राचीन काल में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था वो पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित विधियां थी। कौन सी विधियां थी? शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित है, यानी कि बालक को केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का आप राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? ठीक है, जो शिक्षण सूत्र है वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, एक शिक्षण सूत्र इनमें से सही लिखा हुआ है, बाकी 3 शिक्षण सूत्र जो है वो इनमें से कहीं ना कहीं गलत लिखे हुए हैं। तो आपको सही वाला जो शिक्षण सूत्र है वो यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न संख्या 8 का आप राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये शिक्षण सूत्र सही लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये गलत लिखे हुए हैं, यानी कि ये उल्टे लिखे हुए हैं। जिसकी शिक्षण सूत्र जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंश से पूर्ण की ओर। ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये होता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर गया ये 3 शिक्षण सूत्र आपके गलत लिखे हुए। ऑप्शन बी का जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि बच्चे में कल्पना शक्ति, यानी कि जो बच्चा सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, उसका जो विकास है वो हम कैसे करेंगे? कहानी के द्वारा। ठीक है, कहानी उसे सुनाएंगे, और कहानी में क्या है, बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है कि आगे क्या हो रहा होगा या फिर किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो कल्पना करता है जब कहानी हम सुनाते हैं। तो बच्चे में कल्पना शक्ति का जो विकास है वो कहानी के द्वारा हम करा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन
सी प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर पूछा है जो आगमन विधि है इसका प्रयोग किया गया, किस में किया गया वो यहाँ पर आपको बताना है। तो व्याकरण में क्या होता है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, कैसी त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि 3 ध्रुव होते हैं उसमें, ये किसने कहा, यानी कि ये किसका कथन है। तो आप बताएंगे कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, और ये जो कथन है ये जॉन डीवी का कथन है। किसका है, जॉन डीवी का कथन है। शिक्षण को एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है इन्होंने, किन्होंने, जॉन डीवी में। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा रहा है कि उत्तम यानी कि एक अच्छे टीएलएम की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जो टीएलएम हम बनाते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है, तो उसकी जो यहाँ पर विशेषताएं हैं वो किस तरह से होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको बताना है। बिना लागत का होना चाहिए टीएलएम, कम लागत का होना चाहिए, या फिर बालकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं होना चाहिए टीएलएम के अंदर, ये सभी विशेषता होना चाहिए, यानी कि बिना लागत का होना चाहिए, ठीक है, लागत कम होना चाहिए, और बालकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी विशेषताएं टीएलएम के अंदर मौजूद रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विशेषताएं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा रहा है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। जो बेसिक शिक्षा या फिर जिसे ये प्राचीन काल में बुनियादी शिक्षा कहा जाता था, ठीक है, तो इसका जो जनक है, ठीक है, यहाँ से ये किसने इसे स्टार्ट किया, ठीक, तो इसका जो जनक है वो किसे कहा जाता है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या बिपिन चंद्र पाल को, या सरदार पटेल जी को, या फिर महात्मा गांधी जी को। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी को बुनियादी या फिर बेसिक शिक्षा का जो जनक है वो माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 आपका शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये एक डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है, जो शिक्षण है वो पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये जो कथन है या जो परिभाषा है, ठीक है, ये किसकी है, या फिर ये जो कथन है तो ये किसका कथन है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप लगाएंगे BF स्किनर जी ने कहा है कि जो शिक्षण है ये पुनर्बलन की आवश्यकताओं का ही एक क्रम है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, इसके बाद आपके अतिलोकोत्तरी प्रश्न भी आ चुके हैं, तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, और अगले महीने अगस्त में आपकी परीक्षाएं भी संभावित हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लगातार आपको मॉडल पेपर, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट सीरीज भी लगातार दी जाएगी आपकी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न संख्या अगला यानी कि अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, शिक्षण की जो गति है वो आधारित होनी चाहिए, किस पर आधारित होनी चाहिए, छात्रों की सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथियों पर, कालांश पर, या अध्यापक कार्य पर। तो इतना तो आप भी यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शिक्षण की गति है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों के यानी कि छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जितना सीख नहीं पा रहा आप उससे ज्यादा उसे सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर जिस स्पीड से, जिस तरह से जो बच्चा, आपको पता है सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है, कोई बहुत ही यहाँ पर मंद गति से सीखता है। तो हमारे शिक्षण यानी कि सिखाने की जो गति है वो बच्चों के ही सीखने पर ही आधारित रहनी चाहिए, ठीक है। तो छात्रों के सीखने की गति पर ही शिक्षण की जो गति है वो यहाँ पर आधारित होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 16, अनुदेशन का क्या आशय है, ये आपको समझा देना है, ठीक है। तो अनुदेशन क्या है, अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना या फिर आज्ञा देना। अनुदेशन क्या है, किसी चीज की यहाँ पर सूचना देना या फिर आज्ञा देना, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुदेशन कह देते हैं साधारण भाषा में। प्रश्न संख्या 17 अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष लिख दीजिए। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, जो शिक्षण होता था, जो शिक्षण की विधियां होती थी वो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित होती थी, और इसके कुछ दोष यानी कि दुष्परिणाम भी यहाँ पर बताए गए। तो शिक्षक जो है वो सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, इसके अलावा शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षण की दो विशेषताएं लिख दीजिए। तो शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षक जो है वो सुनियोजित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण जो वो प्रजातंत्रीय होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर, तो आप बताएंगे कि जो राज्य हिंदी संस्थान है वो वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है राज्य का हिंदी संस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षण की किन्हीं 4 नई विधाएं जो है उनके यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो एक बाल केंद्रित शिक्षण हो गया, दूसरा हो गया उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा आपका दक्षता आधारित शिक्षण, चौथा आपका सहगामी शिक्षण। ये सभी यहाँ पर शिक्षण की विधाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 21, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो ऐसे बालक जो पिछड़े रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रयोग है वो किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है पुनर्बलन का क्या अर्थ है। तो पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, ठीक है, पुनः यानी कि दोबारा से बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा कार्य करने हेतु, ठीक है, अच्छा करने हेतु
प्रोत्साहित किया जाता है, और पुनर्बलन से क्या होता है, बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी भी बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी उद्यान में बालक जो है वो पौधे और पाठशाला बगीचा और शिक्षक जो है वो माली होता है। ठीक है, किसी उद्यान में, ठीक, यानी कि किंडरगार्टन आप कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, बालक जो है, बालक को पौधे कहा गया हो, और पाठशाला जो है यानी कि जो स्कूल है उसे बगीचा कहा गया, और जो शिक्षक है उनको माली कह दिया गया हो। ये कथन किसने व्यक्त किया था, तो ये फ्रेडरिक फ्रॉवेल। किसका कथन है, ये फ्रॉवेल का कथन है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें भी ये देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर ये लाइन लिखी हुई रहेगी। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस कथन दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है, तो आप वहां पर ऑप्शन लगाएंगे फ्रॉवेल का। अगला प्रश्न है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो बिंदु आते हैं वो 3 बिंदु आते हैं। ठीक है, यानी कि 3 चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार है। एक आपका शिक्षण हो गया, ठीक है, दूसरा शिक्षार्थी हो गया, और तीसरा आपका पाठ्यक्रम हो गया। तीनों को मिलाकर ही शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। संप्रेषक के प्रमुख घटक होते हैं प्रेषक। ठीक है, उसके बाद दूसरा संदेश होता है, दूसरी चीज होती है आपकी संदेश। तीसरा होता है ग्राही, प्रेषक जिसके द्वारा संदेश को भेजा गया है। ठीक है, भेजने वाला वो कौन होता है, प्रेषक होता है, भेजने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो भी संदेश को भेज रहा है। और दूसरी चीज क्या होती है आपकी संदेश, भेजे की चीज जा रही है, संदेश भेजा जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, ग्राही। ग्राही मतलब जो संदेश को रिसीव कर रहा है। ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राही। ठीक है, तो ये संप्रेषण के यहाँ पर क्या होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है, इससे के ही द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं बातचीत संपन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 26, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम बता दीजिए। तो दूसरी होगी आपकी खेल विधि, दूसरी होगी आपकी किंडरगार्टन विधि। यानी कि पहली है आपकी खेल विधि जो कि यहाँ पर खेल पर आधारित होती है, और दूसरी है आपकी ये किंडरगार्टन विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो डम्बिल के अनुसार शिक्षण कौशल की यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर शिक्षण कौशल की जो परिभाषा है वो बताएगी। अगला प्रश्न है 28, प्रश्न संख्या 28 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जो छोटा सा एक शिक्षण कार्य होता है उसका तात्पर्य क्या है। तो एलन के अनुसार क्या कहा गया है, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत रूप लघु रूप से है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप यानी कि छोटी सी क्लास से, ठीक है, उसमें कम समय के लिए शिक्षण कार्य करना होता है, तो जिसे थोड़े छात्रों वाली यानी कि कम छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय यानी कि कम समय के लिए, ठीक है, संपन्न किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम सूक्ष्म शिक्षण कह देते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे, एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली यानी कि कम छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय यानी कि कम समय में संपन्न कराया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हम सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, शिक्षण अधिगम सामग्री से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। तो विवरण शिक्षण जो है या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण क्या है, शिक्षण या फिर सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, और विवरण की जो कला है वो प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या अगला, यहाँ से आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से आपके ये क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आपको परीक्षा के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इनके आंसर आपको तैयार करना है, जितने भी यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और इनके स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं यहाँ पर, और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद